दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे संपूर्ण व्यंजन के बारे में। केवल एक क्लास में दोस्तों कंप्लीट व्यंजन में आपको पढ़ाने वाला हूं। जितने भी सवाल इस व्यंजन से पूछे जाते हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों में इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं कहूँ कि हिंदी व्याकरण में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो ये बात आप मान लीजिए, ठीक है। जहाँ पे दोस्तों व्यंजन के जितने भी वैरायटी होते हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे एक ही क्लास में। जिस तरह से स्वर वाला चैप्टर हम लोगों ने डिटेल में कवर किया, उसी तरह से आज व्यंजन वाला चैप्टर भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आपके लिए क्लास भी दी जा रही है, तो इसे भी समझिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब आप व्यंजन पढ़ रहे होते हैं, हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे होते हैं, ध्यान से यहां समझिएगा। सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे? वर्णमाला की बात करेंगे। जब वर्णमाला की बात करेंगे दोस्तों, तो वर्णमाला को दो भागों में पढ़ा जाता है। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? कभी भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिए, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ये किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं होते, ठीक है। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जबकि व्यंजन क्या होते हैं? किसी न किसी वर्ण पर निर्भर होते हैं। जैसे आपने कहा क, तो क में अ शब्द भी जुड़ा हुआ है, ये आप याद रखें। यानी हर व्यंजन के साथ कोई न कोई स्वर वर्ण जो है लगा होता है, ये आप ध्यान देंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये व्यंजन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। व्यंजन जब कभी आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले समझिए स्पर्शीय व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन, दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्पर्शीय और वर्गीय। तो कभी परेशान मत होएगा, जैसे यहाँ परीक्षा में स्पर्शीय दिया है, इसी तरह से हो सकता है कि आपसे क्या पूछ दे? वर्गीय व्यंजन पूछ दे। क्या पूछ दे दोस्तों? वर्गीय व्यंजन पूछ दे। तो आप घबराइएगा मत, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज है। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन एक ही होते हैं। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कुल संख्या होती है इनकी 25। कितनी होती है? 25, ठीक है। वो 25 कौन कौन से होते हैं, जरा उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों कंठ वर्ण। क्या होता है दोस्तों? कंठ वर्ण। देखिए ये एक व्यक्ति का चित्र आपको दिख रहा होगा और यहां पर दोस्तों इसका क्या है? कंठ है, ठीक है। कंठ यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर कंठ की आवश्यकता पड़ती, कंठ माध्यम होता है दोस्तों, वो सब कंठ वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से अक्षर है दोस्तों? तो जब आप क का उच्चारण करते हैं, ख का उच्चारण करते हैं, ग का उच्चारण करते हैं, घ का उच्चारण करते हैं और अंग का उच्चारण करते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? कंठ वर्ण कहलाता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों तालु। पहले नंबर पे कंठ आता है, पहले नंबर पे कंठ आता है, दूसरे पे कौन सा आता है? तालु आता है। तालु में क्या क्या होता है दोस्तों? तो तालु में होता है च वर्ड होता है, छ वर्ड होता है, च, छ, ज, झ और य। ये से हम क्या कहते हैं? तालु वर्ड कहते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पे होता है दोस्तों मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा यानी जब जीभ को उल्टा कर दिया जाए और उसके माध्यम से जब आप आवाज निकलती है। देखिए ये जो क ख ग घ, इसमें कंठ का प्रयोग होता है। तालु में क्या होता है? आप एक काम करो ना, अपनी जीभ को कर दो नीचे। तालु क्या होता है? ये मुख में जो ऊपर वाला हिस्सा, इसे तालु कहते हैं। ये वाला ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तालु। जब आपकी जीभ तालु को छूती है ना, तभी आप च छ ज झ बोलते हैं। एक काम करो, जीभ को ना ऐसे नीचे दांत में दबा लो। अब बोलो च, बोल नहीं सकते। याद रखो, जीभ का कोई ना कोई हिस्सा है तालु को जरूर छुएगा। बिना तालु को छुए ये उच्चारण आप कर ही नहीं सकते, इसीलिए इसे तालु वर्ण कहा गया। इसी तरह मूर्धा वर्ण में क्या होता है? हमेशा जीभ अपने डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन के विपरीत जाती है, तो मूर्धा कहते हैं। मूर्धा जैसे होता ट, ठ, ड, ढ और अड़। ट ठ ड ढ ड़ जो होता है दोस्तों, ये मूर्धा कहलाता है। इसी तरह से चौथे नंबर पे आता है दोस्तों दंत। यानी याद रखिए, आपका जीभ जो है ना, वो आपके दांत को छूता है, ठीक है। दांत को छूता है। आप जीभ को कर लीजिए पीछे, बोलिए द, बोल नहीं पाएंगे। बिना दांत को छुए याद रखेंगे आप ये उच्चारण कर ही नहीं सकते। कमाल की बात है ना, इसीलिए इसे दंत वर्ण कहा गया। तो इसमें क्या आ जाता दोस्तों? इसमें आता त, थ, द, ध और न, यह आ जाता है। इसी तरह से ओष्ठ होता है। ओठ यानी ओठ के माध्यम से जिसका उच्चारण किया जाता है। आप दोनों होठों को अलग कर दो, ऐसे अलग करते हैं और बोलो प, फ, ब, भ, म, कुछ नहीं निकलेगा। अलग करके बोल के देखो, नहीं निकलेगा कुछ, ठीक है। तो याद रखेगा, ये आ जाता है 5वें नंबर पे। तो क्या आ जाता दोस्तों? यहां हो जाता है प, फ, ब, भ और क्या आ जाता? म। तो याद रखेंगे, आप काउंट कर लेंगे टोटल, तो देखिए 5, 5 गुना के 10,
5 तियां 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं या वर्गीय व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलो आज हमें पूरा व्यंजन पढ़ना है तो बहुत स्पीड में हम पढ़ेंगे। क्या बात सर, ये आदमी अपना मुख खोल के क्या दिखाना चाह रहा है? बहुत कमाल की चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इस तरह की चीज आप नहीं जानते होंगे। पहले बातचीत कर लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। देखिए अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, हवा मुख से अंदर की तरफ जाती, आपके फेफड़े की तरफ हवा जाती। जब आप कहते हैं य र ल व, याद रखेगा ये फेफड़े की तरफ हवा जाती दोस्तों, इसलिए इसे अंतस्थ कहा गया। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, य र ल और व। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, अंतस्थ की संख्या कितनी होती है, याद रखेगा अंतस्थ की संख्या होती 4। उसी तरह से उष्म व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, उष्म व्यंजन की संख्या भी होती 4। और उष्म क्यों, उष्म का अर्थ होता है गर्मी। उष्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गर्मी, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण से गर्मी हो। अब जब यर लव में हवा अंदर गई है तो सख सह में यही हवा बाहर आती है। ऐसे मुख के सामने हाथ लगा बोलो श ख श ह, आपको लगेगा गरम गरम हवा आपके इस हथेली पर आ रहा है, यानी शरीर के अंदर से उच्चारण करते समय यर लव में हवा नहीं आएगा लेकिन सख सह में आएगा। तो याद रखेगा यही कहलाते हैं उष्म व्यंजन। तो पहले बड़ा सा, फिर खटकोड़ सा, फिर छोटा सा, फिर ह, ये जो 4 होते हैं दोस्तों इसको कहते हैं उष्म व्यंजन। ठीक है, अब जो मैं विशेष रूप से आपको आज बताने वाला हूं वो ये है दोस्तों कि जो ये बड़ा सा होता है, जो खटकोड़ सा होता है और जो छोटा सा होता है। भाई देखो तीनों सा है, हमें ये सिखाया जाता है कि ऊपर वाला बड़ा सा है, ये वाला छोटा सा है, ये वाला खटकोड़ सा है, या इसे हम जब छोटे थे अपनी कक्षा में हमें पढ़ाया जाता था पेट फरवा सा। एक्चुअली में इनका संबंध है, देखिए तीनों एक ही टाइप के सा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसका उच्चारण कैसे किया जाए, सख सह का उच्चारण कैसे किया जाए किसी को नहीं पता। मैं आपको बताऊंगा इसका सही उच्चारण क्या होता है, इसीलिए मैंने ये इमेज बना के रखा है। इस इमेज में दोस्तों ऊपर की तरफ आपको क्या नजर आ रहा होगा, ये आपके लिए क्या हो गया, ये ओठ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, ये ओष्ठ हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, दंत हो गया, मतलब दांत हो गया। ये ऊपर का हिस्सा क्या हो गया दोस्तों, यहां से ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, ये आपका तालू हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तालू हो गया। ठीक है, तालू हो गया। ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, ये आपका जिह्वा हो गया। ठीक है, याद रखिए जब कभी बड़े स का उच्चारण करना हो ना तो बड़े स के उच्चारण में हमेशा जो जीभ होती है ना वो तालू को स्पर्श करती है। ठीक है, क्या करती है दोस्तों, जीभ 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 तालू को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है, तालू को स्पर्श करती है। ठीक है, अब देखिए पीछे आपने तालव्य पढ़ा होगा ना, जैसे च छ ज झ, तो आपका जीभ जाके तालू को स्पर्श कर रहा था। तो याद रखिएगा जब स का उच्चारण करते हैं ना तो स के उच्चारण में भी तालू को छुआ जाता है। ठीक है, जीभ के द्वारा तालू को टच किया जाता है। उसी तरह से जो खटकोड़ सा होता है इसके उच्चारण में जीभ मूर्धा मतलब क्या होता है दोस्तों, मूर्धा का मतलब होता है जीभ, जैसे टठा डडा में जीभ उल्टा हो जाता था ना, तो याद रखेगा मूर्धा को स्पर्श करती है। ठीक है, इस मूर्धा को स्पर्श करती है। ठीक है, उसी तरह से जो एक खटकोड़ सा हो गया। ठीक है, जो छोटा सा होता है इसमें यही जीभ जाके दांत को छूती है। किसको, दांत को। ठीक है, तो जीभ क्या करती है दोस्तों, जीभ दांत को स्पर्श करती है। ठीक है, यही अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, स्पर्श करती है। याद रखेंगे आप सभी दोस्तों, अगर इतनी छोटी सी बात आपको नहीं पता है तो आप कभी भी स स का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इस तरह से इसका उच्चारण होता है, आज के बाद आप याद रखेंगे। ठीक है, खैर हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि अभी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, हम ये चीजें देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। क्या है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। आइए पढ़ते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन क्या होता है ये जान लेते हैं। संयुक्त व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, कुल 4 प्रकार माने गए हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, हिंदी में संयुक्त व्यंजन के कितने प्रकार माने गए, 4 माने। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है, याद रखेगा
ऐसे तो व्यंजन हमेशा क्या होते हैं, वो स्वर पे अपनी निर्भरता रखते हैं, लेकिन जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो एक व्यंजन से काम नहीं चलता, यहां पर दो दो व्यंजन की जरूरत पड़ती है। जैसे जब आप छतरी वाले छ की बात करेंगे तो यहां क के साथ स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? तो पहले क लिखेंगे और क के साथ दोस्तों स की जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं पे दोस्तों ये लिखा होता है, कहीं कहीं पे दोस्तों इसका एक नया रूप भी मिलता है, ठीक है, इसका एक नया रूप भी मिलता है। ऐसे कहते हैं क है और इस खटकोड़ स को आधा करके इसमें से अ बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या कुछ नया कर दिया क्या? एक ही बात है भाई, अगर यहां मैंने हलंत नहीं लगाया है, इसका मतलब यहां अ छिपा हुआ है, तो क और श मिलकर क्या बनते हैं? छ बनता है, ठीक है। इसी तरह से त्र में त और र मिलता रहता है, ठीक है। तो त्र में क्या होता है दोस्तों? तो त तो हलंत में रहता है, र पूरा रहता है, ठीक है, ये होता है दोस्तों। या फिर इसी चीज को हम कैसे लिख लेते हैं दोस्तों? तो त पे हलंत पहले से है, र को भी आधा कर लेते हैं और अ को यहां से बाहर कर लेते हैं, तो त्र में इस तरह से भी लिख दिया जाता है। इसी तरह से जो ज्ञ है दोस्तों, यह ज और इय से बनता है। किससे बनता है? ज और इय से बनता है। तो इसका उत्तर दोस्तों ये हो जाता है। या अगर इसे अलग ही करना चाहते हैं दोस्तों, तो ज के साथ जो इय लिखे हैं वो आधा हो जाएगा और अ को आप यहां से बाहर कर लीजिए, तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। दोनों सही है दोस्तों, मैं इसीलिए आपको अलग अलग बता रहा हूं। इसी तरह से स्र में देखिए, ये श्रृंगार वाला स है, ठीक है। इसमें अब बात आती सर छोटा सा लिखा जाए कि बड़ा सा? हमेशा याद रखिएगा बड़ा सा। बच्चा यहां बहुत कंफ्यूज होता है, बड़ा सा। देखिए ये जो गोला बना है उससे आप समझ भी सकते हैं कि बड़ा स इसी तरह बनता है। तो बड़ा स के नीचे हलंत लगाएगा और यहां पर र हो जाएगा। ये हो जाता है दोस्तों स्र। क्या हो जाता है? स्र। इसको अन्य तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? तो पहले बड़ा सा करिएगा, फिर र लिखेगा, फिर र में दोस्तों अ होता है, तो इसको आप बाहर कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से भी दोस्तों इसे हो सकता है। ये जो आपको मैंने बताया यही क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से दोस्तों आपने संयुक्त स्वर भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? मैं लगे हाथ आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब आपने क्या पढ़ा था? संयुक्त स्वर पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था दोस्तों? इसी तरह से आपने संयुक्त स्वर भी पढ़ा था, ठीक है। मैं याद दिला देना चाहूंगा, आपने पढ़ा था ए के बारे में, आपने पढ़ा था ऐ के बारे में, आपने पढ़ा था ओ के बारे में और आपने पढ़ा था औ के बारे में, ठीक है। यही पढ़ा था ना, इतने के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आइए मैं आपको एक एक के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बताया था आपको कि अ का निर्माण कैसे होता है, तो अ के साथ छोटी ई के मिलने से, जबकि ए का निर्माण कैसे होता है? तो अ के साथ ए के मिलने से। उसी तरह से ओ का निर्माण कैसे होता है? तो अ के साथ उ के मिलने से, जबकि अ का निर्माण किससे होता है? तो अ के साथ ओ के मिलने से, ठीक है। ये होता है दोस्तों, तो इसको याद रखेगा, ये संयुक्त स्वर था और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये संयुक्त व्यंजन हो गया। कहिए कि पूरी बात आती है आपको समझ में, ठीक है। पूरा चैप्टर और पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगा एक वीडियो में। आज के बाद जीवन में कोई भी परीक्षा देने जाना ना, इस वीडियो को देख लेना, इसके बाहर एक भी सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, व्यंजन से संबंधित कुछ अन्य बातें हम लोग करते हैं। जैसे नासिक के वर्ड किसे कहते हैं? नासिक के वर्ड माने क्या होता है? ऐसे वर्ड, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में जो आवाज है वो नासिका से निकले। नासिका मतलब नाक। नासिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? नासिक का मतलब क्या होता है? नाक से होता है, ठीक है, नाक, ठीक है। तो याद रखेगा, ध्वनि दोस्तों जब क्या होती है? नाक से निकलती। ध्वनि कहां से निकलती है? जब नाक से निकलती, तो उसी को नासिक के वर्ड कहते हैं। जैसे अंगा, क्या कहते हैं दोस्तों? अंगा, ठीक है। जैसे इया, जैसे अड़, जैसे न, जैसे म, ठीक है। तो ये चीजें जो आपने पढ़ा दोस्तों, ये जो चीजें पढ़ा, यही क्या है? ये नासिक के वर्ड हो जाएगा। कोई बात नहीं ना? चलो आ जाओ, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? पीछे हमने केवल स्पर्शी पढ़ा था, स्पर्शी या वर्गीय, जिसमें संख्या 25 थी, क से लेकर म तक, ठीक है। लेकिन यहां क्या है दोस्तों? याद रखेगा, स्पर्श संघर्षी की बात कर रहा है। जब कभी स्पर्श के साथ साथ संघर्षी ये दोनों शब्द दे देना, तो हमेशा उत्तर याद रखना, च, छ, ज, झ। च, छ, ज, झ को क्या कहा जाता है दोस्तों? च, छ, ज, झ को यहां क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। लेकिन कभी भी परीक्षा में अगर खाली संघर्षी आपसे पूछ दे, तो ये दोस्तों आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। केवल संघर्षी पूछा तो यहां उत्तर बदलकर अब क्या हो जाएगा दोस्तों? स, ख, सह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स, ख, अलग पेन से लिखता हूं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा श, ख, श, ठीक है। क्या हो जाएगा? स, ख, सह, ठीक है।
पहले बड़ा सा, फिर खटकोड़ सा, फिर छोटा सा, फिर ह, ठीक है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों कब, जब केवल आपसे क्या पूछेगा, संघर्षी पूछेगा। तो ध्यान क्या रखना दोस्तों, ध्यान ये रखना कि स्पर्श संघर्षी पूछा, खाली संघर्षी। अगर स्पर्श शब्द लगा है तो क से म में ये लोग तो आते नहीं है, क से म में यही आता है, तो च छ ज आप कीजिएगा। अगर स्पर्श लिखा हुआ तो, स्पर्श नहीं लिखा हुआ है तब आप शाखा साम आएगा। हालांकि शाखा साह को हम उष्म व्यंजन भी कहते हैं ना, तो याद रखेंगे। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अन्य बातें पढ़ते हैं। लिख रहा लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित, याद रखेगा इसे लुंठित भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। तो लुंठित परीक्षा में दे दे चाहे प्रकंपित परीक्षा में दे दे, आप घबराइएगा मत, दोनों का उत्तर क्या होगा, एक ही होगा। तो ल से लुंठित, लेकिन ल उत्तर नहीं है, यहां पे उत्तर होता है र। क्या उत्तर होता है दोस्तों, र उत्तर होगा, याद रखेगा। र क्या होता है दोस्तों, र को लुंठित कहा जाता है, ठीक है। र को क्या कहते हैं, लुंठित कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। आपके परीक्षा में कभी पार्श्विक व्यंजन दे दे तो याद रखेगा, पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है दोस्तों, ल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ल को कहा जाता है, ठीक है। याद रखेगा दोस्तों, अच्छे से याद रखेगा, बार बार परीक्षा में पूछता है। ल को क्या कहते हैं दोस्तों, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कल आपसे परीक्षा में ये पूछ दे, संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए स्पर्श संघर्षी कहते हैं च छ ज झ को, संघर्षी कहते हैं श ख श ह को। उसी तरह से संघर्षहीन किसे कहते हैं दोस्तों, तो चाहे संघर्षहीन दे दे, चाहे आपसे पूछ दे अर्धस्वर के बारे में। किसके बारे में पूछ दे, अर्धस्वर, ठीक है। अर्धस्वर दोस्तों आधा स्वर होते हैं, इसमें य आता है और व आता है। कौन कौन सा आता है, य और व आता है, ठीक है। य और व ये दोनों क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये अर्धस्वर कहलाते हैं, या इन्हें संघर्षहीन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, संघर्षहीन भी कहा जाता है। तो इसे भी याद रखेगा, परीक्षा में जब जब ऐसे सवाल आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि कभी आपका एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा अगर आप इस क्लास को पूरा देख लें अच्छे से तो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला सवाल दे दिया दोस्तों, दंतोष्ठ किसे कहते हैं, ठीक है। दंत ओष्ठ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, दंत ओष्ठ का मतलब हो गया इस वर्ण के उच्चारण में दंत यानी दांत और ओष्ठ माने ओठ, ठीक है, ओष्ठ, ठीक है। इन दोनों का मदद लिया जाता है, तभी तो इसे क्या कहा जाता है, दंतोष्ठ कहा जाता है। क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। इस तरह के आप कई सारे शब्द सुने होंगे, जैसे आपने पहले भी सुना है कंठ तालव्य। क्या सुना दोस्तों, कंठ तालव्य शब्द सुना है। कंठ तालव्य में क्या होता है दोस्तों, यहां पर कंठ तालव्य में कंठ वर्ण और तालु वर्ण ये दोनों रहते हैं। कंठ वर्ण में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अ, और तालु वर्ण में पढ़ते हैं ई। अ ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, तो ए क्या है दोस्तों, ये कंठ तालव्य कहलाता है, कहलाता ना ए कंठ तालव्य। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। हम लोगों ने दोस्तों और भी क्या पढ़ रखा है, कंठोष्ठ पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ पढ़ रखा है। कंठोष्ठ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंठ हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। कंठ में क्या आता है, अ आता है, ओष्ठ में क्या आता है, उ आता है। अ उ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं, तो ये ओ क्या हो जाता है दोस्तों, ये कंठोष्ठ हो जाता है। उसी तरह से आज दंतोष्ठ दे दिया, ठीक है। तो दंतोष्ठ में क्या क्या आते हैं दोस्तों, दंतोष्ठ में दो चीजें आती हैं, ठीक है। दंतोष्ठ में दो चीजें आती हैं, याद रखेंगे, व भी आता है और फ भी आता है, ठीक है। फ के ऊपर स्टार लगाएगा, ज्यादातर लोग व को ही मानते हैं, फ को नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी कई जगह पढ़ा है फ के बारे में, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक नया सवाल नोट करिए, वर्ष ध्वनिया किसे कहते हैं, वर्ष ध्वनिया, ठीक है। ये शब्द अपने आप में पढ़ने में आपको कठिन लग रहा होगा, ये जितना कठिन है इसका उत्तर उतना ही सरल है। उत्तर क्या है दोस्तों, इसका उत्तर सरल है। क्या है, स र ल और लास्ट में लिख दीजिए ज, तो सरल ज याद रखेगा। ये चार वर्ड ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिनको हम वर्ष ध्वनिया कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा नहीं, जितना कठिन लिखा है इसका उत्तर उतना ही सरल है। तो स र ल ज ये क्या कहलाती है दोस्तों, इनको वर्ष ध्वनिया कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, काकल्य किसे कहते हैं दोस्तों, चाहे काकल्य दे दे, चाहे स्वर
स्वर यंत्र मुखी दे दे, क्या दे दे, स्वर यंत्र मुखी दे दे। इसके कई नाम है, काकल्य है, स्वर यंत्र मुखी है, इसी को दोस्तों और क्या कहते हैं, इसी को उरस्य कहते हैं, उरस्य, इसी को हंस वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हंस वर्ण कहते हैं। तो ऐसे कई सारे नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चाहे काकल्य दे दे, चाहे उरस्य दे दे, चाहे हंस वर्ण दे दे, चाहे स्वर यंत्र मुखी दे दे, इन सारे का एक ही उत्तर है। उत्तर क्या है, ह। क्या उत्तर है दोस्तों, उत्तर क्या आपका, याद रखेंगे, उत्तर है आपका ह। ये जो ह वर्ड है दोस्तों, याद रखेगा, उसी को इतने नामों से जाना जाता है, इसको याद रखें, इतने चीजों के अंतर्गत आता है। इसी तरह से दोस्तों परीक्षा में देता है उत्क्षिप्त व्यंजन, चाहे उत्क्षिप्त दे दे, चाहे आपसे पूछ दे द्विगुण व्यंजन के बारे में, चाहे आपसे पूछ दे ताड़न जात के बारे में, किसके बारे में, ताड़न जात के बारे में, चाहे आपसे पूछ दे द्विपृष्ठ के बारे में, इन सब का उत्तर भी एक ही होता है। कौन कौन सा दोस्तों, जब कभी ड के नीचे बिंदी लगा देंगे और ढ के नीचे बिंदी लगा देंगे तो ये नए वर्ड बन जाते हैं। इनको आगत भी कहा जाता है, इनको आगत व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे हिंदी वर्णमाला में है नहीं। हिंदी वर्णमाला में जो ट ठ ड ढ लिखते हैं उसके नीचे बिंदी नहीं होती है, जबकि ये ड़ पढ़ा जाता है ड की जगह। जब आप घोड़ा लिखते हैं तो घोड़ा में इसी तरह का ल लिखते हैं, ढक्कन में इस तरह का ढ लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी व्यंजन की हम बात कर रहे हैं, आप अच्छे से जान जाइए, समझ जाइए, ठीक है। आगे बढ़िए, और क्या दे रहा है, लिख रहा है अर्धचंद्राकार। अब देखिए यहां पर दो चीजें बता रहा हूं, एक तो अर्धचंद्राकार शब्द है, एक चंद्राकार शब्द है। पहले समझिए अर्धचंद्राकार बनता कैसे। अर्धचंद्राकार का इमेज ऐसे बनता है, जबकि जो चंद्राकार होता है दोस्तों, चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु का इमेज कैसे बनता है, ये चंद्र बिंदु होता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये चंद्र बिंदु वाला इमेज हो गया, और ये दोस्तों जो दिया अर्धचंद्राकार हो गया। अर्धचंद्राकार का एग्जांपल दोस्तों मैं आपको दे दूं, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है कॉफी, क्या लिखा है दोस्तों, कॉफी, तो यहां अर्धचंद्राकार है। या कहीं पे लिखा है दोस्तों टॉफी, यहां भी अर्धचंद्राकार है। या कहीं पे दोस्तों लिखा है हॉस्पिटल, क्या लिखा है दोस्तों, हॉस्पिटल, यहां भी अर्धचंद्राकार है। या कहीं पे लिखा है दोस्तों कॉलेज। याद रखिएगा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो शब्द इंग्लिश भाषा से आए हो ना, अंग्रेजी भाषा से जो शब्द आए होते हैं, किससे, अंग्रेजी भाषा से जो शब्द हिंदी में आते हैं दोस्तों, उन्हीं के ऊपर अक्सर करके इस तरह के जो है अक्षर बने होते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे कॉलेज लिखा, जैसे आपने लिख लिया नॉलेज, ठीक है, आपको कितनी नॉलेज है, तो नॉलेज में भी अ की मात्रा देते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, आप जैसे और दे दे, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा ऑफिस, तो ऑफिस में भी इसी तरह का मात्रा देते हैं। जैसे आप दे देते हैं ऑफिसर, ऑफिस से क्या बन गया, ऑफिसर नहीं होगा वैसे, ठीक है, ऑफिसर, ऑफिस हो गया। ऑफिस के अलावा क्या दे सकते हैं, कुछ आपके दिमाग में तो बताइए। तो ऑफिस हो गया, या डॉक्टर हो गया ना, डॉक्टर क्या हो जाता है, डॉक्टर। तो ये सब याद रखेगा दोस्तों, आदि, ठीक है, आदि। चलिए, तो ये सारे शब्द जो है दोस्तों याद रखेंगे, ये इंग्लिश भाषा के शब्द होते हैं, वो ऐसे नजर आते हैं। इसी तरह से दोस्तों चंद्र बिंदु जहां होता है ये अलग होते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से दोस्तों जहां चंद्र बिंदु होता है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ आंत, ठीक है, आंत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहां मिलता है। जैसे लिखा हुआ दोस्तों मुंह, ठीक है, आंत लिखा है, मुंह लिखा है। और बताइए, कुछ बताइए, और बताइए, और क्या क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा दिमाग। अब देखिए हैं तो चंद्र बिंदु वाले बहुत सारे शब्द, लेकिन अब वही है कि समय पे याद नहीं आते हैं। जैसे गांव लिखा हुआ है, जैसे पांव लिखा हुआ है ना, जैसे मुंह लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ सोचिए, आंत हो गया, मुंह हो गया, गांव हो गया, पांव हो गया, आंख हो गया ना, आंख हो गया, आंगन हो गया, आंगन हो गया, आंगन, ठीक है। तो ये जो शब्द है दोस्तों, ये इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ चंद्र बिंदु आपको नजर आ रहा होगा, तो ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों एक द्वित्व व्यंजन होते हैं, ठीक है, द्वित्व व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो द्वित्व व्यंजन बहुत आसान है, ठीक है। द्वित्व में देखिए लिखा हुआ है दोस्तों द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो। तो जब कोई वर्ड दो बार आ जाए, ठीक है, वर्ड क्या आ जाए दोस्तों, वर्ड दो बार आए, तब दोस्तों वहां द्वित्व हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कैसे द्वित्व हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा है पक्का, क्या लिखा दोस्तों, पक्का। तो यहां लेकिन यहां देखिएगा एक ही वर्ड दो बार आए, ठीक है, जब एक ही वर्ड क्या हो दो बार आए, जैसे पक्का लिख दिया, जैसे बच्चा लिख दिया ना, बच्चा, तो ठीक है। यहां पक्का में देखिए दो बार का आ रहा है, बच्चा में देखिए दो बार चा आ रहा है, चचा तो करेंगे नहीं, ठीक है, चक्की कर सकते हैं ना,
चक्की कर सकते हैं, आप पक्की कर सकते हैं ना, पक्की सड़क है, ठीक है। इस तरह से जब कोई शब्द 2 बार आएगा तब, या बहुत हल्ला मचा है, हल्ला मचा है, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों, यही क्या कहलाते हैं, ये द्वित्व कहलाते हैं, ठीक है। इनका द्वित्व हो रहा है। एक ही वर्ड जब 2 बार आ जाए, सर उज्जवल भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक ही वर्ड 2 बार आ जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, द्वित्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्वित्व कहते हैं। और चीजें सीखिए, व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं भैया, कोई बच्चा बताए। आपने कई बार पढ़ा होगा, मैंने आपसे कहा ना कि संपूर्ण व्यंजन का निचोड़ मैं आपको दूंगा। कभी आपको ऐसा नहीं सोचना होगा कि नहीं सर अब व्यंजन गुच्छ के लिए, द्वित्व के लिए कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। व्यंजन गुच्छ और हलंत ये दोनों बताइए मुझे, ठीक है। व्यंजन गुच्छ में हमेशा अर्धवर्ण होता है, मैं आपको अपने भाषा में समझा दूं, हमेशा अर्ध वर्ण आ जाएगा तो व्यंजन गुच्छ हो जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है शिष्य, क्या लिखा हुआ है, शिष्य। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है संबंध, लिखा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए गुच्छ ही लिखा हुआ है, गुच्छ ना, जैसे गुच्छ लिखा हुआ है। या जैसे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पृथ्वी लिखा हुआ है ना। तो जब कभी अर्धवर्ण इस तरह से आ जाए, जैसे और भी कल, इसे कल्प लिखा हुआ है, कल्प लिखा हुआ है, या जैसे संकल्प लिखा हुआ है, संकल्प लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो आते हैं कहां पर, इस व्यंजन गुच्छ में आते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसी तरीके से बड़ा मजेदार पॉइंट है हलंत, ठीक है। हलंत में क्या होता है दोस्तों, हलंत जब कभी लगता है ना तो वर्ड जो होता है दोस्तों वो आधा हो जाता है, उसमें से स्वर हमेशा अलग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर क पूरा लिखा हुआ है, जब इस क को तोड़ेंगे तो क से हलंत लग जाएगा और क से जो स्वर है दोस्तों वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क पे लग जाता है हलंत। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे आप सब नहीं जानते हैं, हनुमान लिखते होंगे लेकिन हनुमान में हलंत नहीं लगाते होंगे, गलत है दोस्तों, याद रखेगा हलंत लगेगा। इसी तरह से जब कभी आप बुद्धिमान लिखते हैं, बुद्धिमान, तो बुद्धिमान में भी हलंत होना चाहिए। जैसे आप जगत लिखते हैं तो जगत में भी हलंत होना चाहिए। आपको सोच करके अचंभा लगेगा कि सर ऐसा होता है क्या, लेकिन होता है। जब कभी आप अकस्मात लिखते हैं, अकस्मात, तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पर हलंत देना चाहिए। जब कभी आप पश्चात लिखते हैं, पश्चात शब्द, ठीक है, तो आपको हलंत देना चाहिए। जब आप कभी श्रीमान लिखते हैं, श्रीमान, तो श्रीमान में भी हलंत होगा। कहीं कहीं पे श्रीमान की जगह पे श्रीयुत लिखा होता है, युत, तो युत में भी हलंत होता है, ठीक है। ये सारे शब्द याद रखें, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे जहां हलंत लास्ट में नहीं बीच में बनता है, ठीक है। ऐसे मिट्टी लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे तमाम शब्द हैं जहां पर हलंत लगाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। ये तो रहे व्यंजन के बाद। सर अभी व्यंजन में बहुत कुछ आपको सीखना है। हम इसी के अंतर्गत दोस्तों पढ़ेंगे, आप पढ़ते होंगे सघोष अघोष के बारे में और अल्पप्राण महाप्राण के बारे में, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले जो कुछ मैंने आपको सिखाया है उसी से संबंधित कुछ और बातें हैं जो आपको बतानी यहाँ पे, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए बताने के लिए। दोस्तों पीछे मैंने आपको बताया था र के बारे में, ठीक है। और मैंने कहा था र क्या है दोस्तों, लुंठित व्यंजन है। र को क्या मैंने बताया था आपको, र के बारे में बताया था कि र क्या है दोस्तों, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित। या फिर र को हम क्या कह लेते हैं दोस्तों, प्रकंपित कहते हैं। पीछे देखिए मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, एक सेकेंड, कहां गया भाई, ठीक है। लुंठित ही प्रकंपित का, मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो गया हो कि कुछ मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। तो हम र को क्या कहते हैं दोस्तों, हम र को लुंठित भी कहते हैं, हम र को प्रकंपित भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों र को मूर्धन्य भी कहते हैं, ठीक है। र को किसके अंतर्गत रखा जाता है, मूर्धन्य। हालांकि आप सभी जानते हैं कि मूर्धन्य में क्या आता है, तो आप सभी जानते हैं कि सर मूर्धन्य में तो हमेशा ट पढ़ते हैं, ठ पढ़ते हैं, ड पढ़ते हैं, ढ पढ़ते हैं और अड़ पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना। इसके अलावा आप जब उसमें होते हैं दोस्तों, ठीक है, चलिए इसको छोड़िए अभी, ठीक है, या कर ही लीजिए। जैसे आप इसके अलावा मूर्धन्य में री पढ़ते हैं, जब आप स्वर में होते हैं तो री पढ़ते हैं। इन सब के बावजूद दोस्तों आज के बाद याद रखेगा र के लिए भी मूर्धन्य का इस्तेमाल होता है, याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ा था वर्ष से व्यंजन, वर्ष से व्यंजन पढ़ा था ना। हमने आपको बताया था जो जितना कठिन है उसका उत्तर उतना ही सरल है। तो स, र, ल और ज, ये भी पढ़ा था दोस्तों, ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें भी र आ गया। इसी तरीके से दोस्तों जब आप पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन ना,
अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या था, य था, र था, ल था, व था, य र ल व था, ठीक है। तो य र ल व यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। ऐसे भरते जाइए, अभी बहुत सारी पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से इसको कंपन जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे प्रकंपित भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ दे कि कंपन जात व्यंजन कौन है, तब भी आपका जवाब क्या होगा, यही होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसे क्या कहते हैं, यह अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अल्प प्राण याद रखेंगे दोस्तों, ये जितने भी य र ल व होते हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। और जो स ख सह होते हैं, जहां हवा अंदर जाती है वो अल्प प्राण, जहां हवा बाहर आती है वो महाप्राण होता है। तो ये भी आप अलग से याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा, र को सघोष ध्वनि कहा जाता है, सघोष ध्वनि, ठीक है। अघोष सघोष दो होता है दोस्तों, यह नाद के आधार पर होता है, ठीक है। नाद के आधार पर विभाजन जब पढ़ते हैं तब दोस्तों उसमें मिलता आपको यह सघोष। तो ये जो चीजें आपने पढ़ा ना, ये स्पेशली दोस्तों केवल र के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आ जाइए आगे पढ़ते हैं ल के बारे में। तो ल जो है दोस्तों, ल को भी हम सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ल को भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं, सघोष के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। ल को भी दोस्तों हम अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं। सघोष यानी क्या, मैंने अभी पीछे आपको बताया, नाद या कंपन के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघोष व्यंजन, जिसे घोष भी कहते हैं। देखिए, चाहे सघोष लिखा रहे चाहे घोष लिखा रहे, एक ही बात है। सघोष या घोष एक ही बात है। अघोष जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। और अल्प प्राण में तो सभी आते हैं। अल्प प्राण में यह भी आता है, र भी आता है, ल भी आता है और वह भी आता है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से ल को मैंने पिछली बार में बताया था दोस्तों कि इसे हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पार्श्विक व्यंजन पे रख लीजिएगा। इसी तरह से बताया था कि र जो होता है दोस्तों, यह भी वर्ष के अंतर्गत आता है। जो जितना कठिन है वो उतना आसान है उत्तर। तो स र ल और ज, तो देखिए यहाँ पे ल पुनः आ गया, ठीक है। ल आया इसलिए ल को यहाँ भी रखा जा रहा है, ठीक है। ये इतने वैरायटी हो गए। और क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जैसे उसको र को प्रकंपित कहते हैं, उसी तरह से ल को कंपित व्यंजन कहते हैं। र को क्या कहते हैं दोस्तों, कंपित व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपित व्यंजन, आप ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकंपित पूछे तो हमेशा र को बताइएगा, लेकिन अगर कंपित पूछे तो किसको बताएंगे, ल को बताइएगा, ठीक है। याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसको क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, इसको दंत्य व्यंजन भी कहते हैं। ल को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ल को दंत्य व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या, अंतस्थ छूट रहा है ना, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ नहीं बताया ना, अंतस्थ व्यंजन जिसमें क्या क्या आता है दोस्तों, य आता है, र आता है, ल आता है और व आता है, ठीक है। तो इसको अंतस्थ भी कहते हैं। तो इतना वैरायटी है दोस्तों जो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ल के बारे में पढ़ते हैं। और इतने सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार घुमा फिरा के। मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना, आप भारत की कोई भी किताब ओपन कर लो, उस किताब में दोस्तों इससे बेहतर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों। अगला सवाल ह से संबंधित है। अब कुछ मुख्य बातें, ह को हम किस में डालते हैं दोस्तों, ह को हम किस में डालते हैं, ह को हम उष्ण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उष्ण या फिर ऊष्म व्यंजन, ठीक है। उष्ण या फिर ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन में क्या क्या आता है दोस्तों, तो उष्म व्यंजन में स भी आता है, स आता है पहले छोटा स, फिर खटकोल स, फिर स बड़ा, फिर ह आता है, ठीक है। तो स ख सह में दोस्तों ये भी आ गया, ह भी आ गया, ठीक है। इसी तरह से श ख श ह, तो ये भी हो गया ना, यहाँ पे आ गया। ये तो उष्म हुआ जो गर्मी मुंह से निकल रही, ठीक है। ये आपने कर लिया, ठीक है। इसी तरह से इसको शहीद व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको शहीद वर्ड बोलते हैं। इसको अल जिह्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल जिह्वा, अल जिह्वा, ठीक है। अल जिह्वा कहते हैं। इसको दोस्तों काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। इसको स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। इसको उरस्य कहा जाता है, पीछे बताया था ना, उरस्य कहा जाता है। इसे हंस वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे हंस वर्ण कहा जाता है। तो ये घूम फिर करके सारी बातें आपको मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों आपने पीछे पढ़ा था संघर्षी व्यंजन। क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, संघर्षी,
संघर्षी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी व्यंजन में दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, संघर्षी व्यंजन मैंने बताया था छोटा सा पहले आएगा, छोटा सा आएगा, फिर खटकोड़ सा आएगा, फिर बड़ा सा आएगा, गड़बड़ हो गया, फिर बड़ा सा आएगा, फिर ह आएगा। तो जो संघर्षी व्यंजन था आपने वहां भी तो इसे पढ़ लिया, अस्पर संघर्षी पूछता तब चौछा जजा करते हैं, लेकिन यहां संघर्षी पूछा है, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे हृदय वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम भाई, हृदय वर्गीय व्यंजन भी इसे कहते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने समझ लो इसमें अल्पप्राण महाप्राण का जिक्र ही नहीं किया। अगर उस आधार पे देखेंगे दोस्तों तो इसे क्या कहते हैं, इसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में वायु ज्यादा बाहर निकलती, महाप्राण। इसके अलावा दोस्तों इसे और क्या कहते हैं, इसे सघोष में रखा जाता है। कहां रखा जाता है, यह सघोष में रखा जाता है। यर लव के साथ दोस्तों ह भी सघोष में होता है, जी हां, ह सघोष में होता है। ये बहुत बड़ा अपवाद है, जबकि इसके साथ के तीन लोग ना स ख स वो अघोष में चले जाते हैं, केवल ह जा करके वहां साथ देता है, तो ये सघोष में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसे कंठ ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कंठ ध्वनि भी कहते हैं। यानी जो दिमाग में आने लगेगा तो लाइनें कम पड़ जाएंगी, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें आप किसके विषय में याद रखेंगे, ह के विषय में याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, जिसमें हम आपको याद दिलाएंगे, आज याद कराएंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। पहले समझिए अल्पप्राण महाप्राण है क्या। तो व्यंजन का जब आप श्वास वायु के आधार पर बंटवारा करते हैं तो श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण किसके आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु क्या है, श्वास माने सांस लेना, वायु माने वायु, तो हम हमेशा सांस ले रहे हैं, तो उसी आधार पे उच्चारण होता है इनका, ध्यान दीजिएगा। अल्पप्राण मतलब जब आपके मुख से कम वायु बाहर निकले। देखिए कुछ भी बोलेंगे तो वायु तो बाहर निकलेगा, लेकिन कम और ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो याद रखेगा जो पहला, तीसरा और चौथा, ध्यान दीजिएगा, जो पहला, तीसरा और पांचवा, चौथा नहीं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है अल्पप्राण। क्यों अल्पप्राण होता है, क्योंकि इसके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती। जैसे आपने बोला क, फिर बोलिए ख, हाथ लगा के बोलिए ना, आपका हाथ आपको जवाब देगा कि कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। क अल्पप्राण, ख हवा ज्यादा निकला महाप्राण, ग अल्पप्राण, घ महाप्राण, अंग, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप, तो क वर्ग जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, क वर्ग को हम क्या कहते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये कंठ वर्ग है, ठीक है। उसी तरह से जो च वर्ग है ये तालु वर्ग है, ठीक है। क्या है दोस्तों, तालु वर्ग है। जो ट वर्ग है ये मूर्धा वर्ग है। क्या है दोस्तों, यह मूर्धा वर्ग है। जो त वर्ग है वो कौन सा वर्ग है, वो दंत वर्ग है। जो प वर्ग है ये ओष्ठ वर्ग है, ठीक है। ये आपने पढ़ा। और इसके अंतर्गत क्या क्या मिला, तो पहले नंबर पे मिलेगा दोस्तों क शब्द मिलेगा, दूसरे पे ग मिलेगा, तीसरे पे क्या मिलेगा, अंगा मिलेगा। यहाँ च मिलेगा, छ छोड़ के ज मिलेगा, झ छोड़ के इया मिलेगा। क्या मिलेगा, इया मिलेगा। फिर ट मिलेगा, ठ छोड़ के ड मिलेगा, ढ छोड़ के अ मिलेगा, त मिलेगा, थ छोड़ के द मिलेगा, ध छोड़ के न मिलेगा, प मिलेगा, फ छोड़ के ब मिलेगा, भ छोड़ के म मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों, ये मैं जितना आपको बना दिया ये अल्पप्राण हो गए। इनके अलावा याद रखेंगे जितने भी अंतस्थ होते हैं, चाहे य रहे, चाहे र रहे, चाहे ल रहे, चाहे व रहे, ये चारों क्या कहलाते हैं दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 4। ये चारों भी क्या होते हैं दोस्तों, अल्पप्राण होते हैं। प्लस दोस्तों जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो कुल स्वरों की संख्या है 11। ये 11 की 11 स्वर भी क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। तो जरा गिनती करिए कितनी संख्या हो गई। देखिए 3 के 3, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 15 4 कितना हो गया, 19, 19 10 29 एक 30 हो गया। तो अगर आपसे कभी भी परीक्षा में पूछे कि अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे आप सभी, अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 30 है। कैसे 30 है समझ गए ना, 3 पचे 15, 15 4 19, 19 में एक जोड़ा 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो याद रखेगा ये 30 हो जाते हैं अल्प प्राण, ठीक है। इसी तरह से आते हैं हम लोग महाप्राण पढ़ते हैं। महाप्राण में कहानी क्या दोस्तों, याद रखेगा मुख से अधिक वायु
का निकलना क्या कहलाता है दोस्तों? यही महाप्राण हो जाए। जब अधिक वायु निकलना शुरू कर दे तो ये क्या कहलाता? महाप्राण। पुनः देखिए वैसी स्थिति बनी है। सबसे पहले यहां पर क्या दोस्तों? कंठ वर्ग है, कंठ वर्ग है। दूसरे नंबर पे दोस्तों तालु वर्ग है, तालु वर्ग है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? मूर्धा वर्ग है, मूर्धा वर्ग है। चौथे नंबर पे दोस्तों आपका दंत वर्ग है, दंत वर्ग है। और पांचवें नंबर पे दोस्तों आपका ओष्ठ वर्ग है। कौन सा दोस्तों? ओष्ठ वर्ग है। ठीक है। और कौन कौन से दो बाहर निकलेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा केवल मिलेगा कौन सा दोस्तों? ख मिलेगा। क्या मिलेगा? ख मिलेगा और घ मिलेगा। उसी तरह से च के बाद छ मिलेगा, ज के बाद झ मिलेगा। उसी तरह से ट के बाद ठ मिलेगा, ड के बाद ढ मिलेगा, त के बाद थ मिलेगा, द के बाद ध मिलेगा, प के बाद फ मिलेगा, ब के बाद भ मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। इसी तरह से मिलेगा दोस्तों स ख स ह, स ख स ह भी मिल जाएगा। तो कितनी हो जाएगा? तो 2 पच्चे 10 और 10 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 14। 10 4 कितना हो गया दोस्तों? 14। यानी आपसे पूछा जाए महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखेगा महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती? 14। कितनी होती दोस्तों? 14। कहां अल्पप्राण कितने थे? 30 थे। और महाप्राण में कितने आ गए दोस्तों? 14 आ गए। कितने आ गए दोस्तों? 14 आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से नाद या कंपन के आधार पर, तो नाद या कंपन के आधार पर दो हिस्से होते हैं। एक होता है दोस्तों अघोष। क्या होता है? एक अघोष होता है और दूसरा होता है घोष। कहिए, चाहे घोष को ही हम सघोष भी कहते हैं। तो घोष और सघोष अलग नहीं है, ये एक ही है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। ये इसमें भी वही वर्ड आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? कंठ वर्ग आ जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों तालु वर्ग आ जाएगा, तालु वर्ग आ जाएगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों मूर्धा वर्ग आ जाएगा, मूर्धा वर्ग आ जाएगा। चौथे नंबर पे दोस्तों दंत वर्ग आ जाएगा, दंत वर्ग आ जाएगा। पांचवें नंबर पे दोस्तों ओष्ठ वर्ग आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ओष्ठ वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें हमेशा पहला और दूसरा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पहले और दूसरे नंबर पे। ठीक है, क्योंकि इसकी नाद अलग होती, क और ख याद रखेंगे, यहां आ जाएगा। उसी तरह से आ जाएगा च और छ आ जाता है। उसी तरह से ज और ज झकर। ठीक है, उसी तरह से ट आ जाता है, ट ठ आ जाता है। उसी तरह से त थ आ जाता है। उसी तरह से प और क्या आ जाता है दोस्तों? फ आ जाता है, प और फ आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, यहां पे मिल गया। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों अघोष। ये किस में आता है दोस्तों? अघोष में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? इत्मीनान से बस चीजों को याद कर लो, रट लो, इससे ज्यादा कुछ है नहीं परीक्षा में। पहला और दूसरा कॉलम जो होता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या? तो देखो इसके बाद जो अंतस्थ वाले होते हैं ना, वो आते हैं सघोष में, वो यहाँ नहीं आते, लेकिन बचते हैं उष्म वाले। उष्म वाले यहाँ देते हैं थोड़ा सा धोखा। वही धोखा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट धोखा है दोस्तों। तो मैं काम करूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं अलग पेन से भी लिख दे रहा हूं ताकि एकदम बढ़िया से आपको याद रहे। जो दोस्तों उष्म व्यंजन होता है, ठीक है, उष्म व्यंजन जो होता है दोस्तों, उष्म व्यंजन में आप क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आप पढ़ते हैं उष्म व्यंजन में सबसे पहले पढ़ते हैं छोटा सा, फिर पढ़ते हैं खटकोड़ सा, फिर पढ़ते हैं बड़ा सा। ये तीनों तो दोस्तों यहाँ साथ देते हैं, लेकिन ह इनका साथ छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ये तीनों दोस्तों क्या कहलाते हैं? ये तीनों कहलाते हैं क्या? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ 2 पच्चे 10 हो गए और 10 और 3 13 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 10 और 3 13 हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कुल संख्या इनकी कितनी होती दोस्तों, तो याद रखिएगा अघोष व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती दोस्तों? कुल संख्या 13 होती। कितनी होती है संख्या? 13। इसी तरह से हम बढ़ेंगे सघोष वाले में। ठीक है, चलिए सघोष में आते हैं। सघोष में पुनः क्या आ जाएगा दोस्तों? उसी तरह से जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, ये हो जाएगा कंठ वर्ग आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों तालु वर्ग आ जाएगा यहां भी। ठीक है, इसी तरह से मूर्धा वर्ग आ जाएगा, मूर्धा वर्ग आ जाएगा। इसी तरह से दंत वर्ग आ जाएगा, दंत वर्ग आ जाएगा। और इसी तरह से ओष्ठ वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ओष्ठ वर्ग आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, अब संख्या बढ़कर 3 हो जाती। आपने क ख वहां लिखा था, तो बचता है दोस्तों ग घ और अंगा। एक तो ये हो गया। इसी तरह से च छ लिख करके ज झ और इया। इसी तरह से ट ठ के बाद ड ढ अड़। इसी तरह से त थ के बाद द ध
और न, उसी तरह से प फ के बाद ब भ और म, ठीक है। तो ये संख्या कितनी हो गई, 3 पचे 15 हो गई। तो 15 तो ये हो जाते हैं, और 15 के अलावा दोस्तों क्या होते हैं जरा वो समझ लीजिए। 15 के अलावा क्या होते हैं जरा वो जान जाइए। इन 15 के अलावा क्या होते हैं, जो अंतस्थ वाले होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, होता है य, र, ल और व। य, र, ल, व दोस्तों यहां आ जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन, उस व्यंजन में जो धोखा वाला था दोस्तों, धोखा वाला कौन सा था, तो धोखा वाला था दोस्तों ह, ठीक है। ह आ जाता है यहाँ पे। ह के साथ साथ दोस्तों यहाँ क्या आ जाता है, ह के साथ साथ यहाँ पर आ जाता है सभी स्वर, सभी स्वर। स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 11। तो देखिए कितने हो जाएंगे, ये हो गया 15, 15 के बाद 4 हो गया, 4 यहां पर, 5 यहां, 1 यहां पर, 5 हो जाएगा। तो 15 5 20, 20 10 30 31 हो जाएगा। तो याद रखेंगे सघोष या घोष कितने होते हैं दोस्तों, यह 31 होते हैं। सघोष या घोष कितने होते हैं, 31 होते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो इस सब के लिए दोस्तों आपको बता दिया गया। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इससे ज्यादा ना हिंदी में कहीं कुछ दिया ही नहीं है। उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि सर किस किताब से पढ़ा जाए हिंदी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे पास आपकी अपनी हिंदी की किताब है, पूरे 600 पेज की किताब है। इससे बेहतर किताब आपको नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं चलो आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे जान पाएंगे कि नहीं परीक्षा में यदि ये सवाल पूछे जाए तो आप हल भी कर पाएंगे कि नहीं। ये कैसे जान पाएंगे, जब तक आप हल नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, तब तक आपको नहीं समझ आएगा। तो इस किताब में दोस्तों 6000 सवाल दिया गया। कितने सवाल, हिंदी के 6000 सवाल हैं दोस्तों, एक ही किताब। आपको ऐसा नहीं कि टेस्ट के लिए मतलब स्टडी के लिए अलग किताब लेनी है, प्रैक्टिस के लिए अलग लेनी, कुछ नहीं। आप सीधे इस किताब को परचेज कीजिए। ये सफिशिएंट किताब है आपकी हर परीक्षा के लिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अपना हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, सुपर डुपर हिट बैच है दोस्तों, गजब का बैच है। एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे बढ़िया कहीं भी आपको हिंदी नहीं मिलेगी। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद लोग मास्टर बन जाते हैं भाई, टीचर बन जाते हैं, ठीक है। तो वो 2 पैसा रोजी रोटी वाला बैच एक तरह से है, आप इतना ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। इसमें डिटेल में पढ़ाया भी गया है और 3000 सवालों पर प्रैक्टिस भी कराया गया है। इसीलिए दोस्तों यहां कहा गया कि ये 130 लेक्चर आपको दिया जा रहा है, वरना हिंदी में कौन 130 लेक्चर देता है कि नहीं। तो आप चाहें तो इस किताब को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं हमारे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से। वेबसाइट, एप्लीकेशन दोनों हमारे पास है, दोनों से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करिएगा, ही आपसे निवेदन है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।